हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज से हमारी एआईबी की प्रैक्टिस क्लास यानी हमारी एमसी क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें हम अपने एआईबी से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज डील करने वाले हैं। यानी हमारे हर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हमारे एआईबी के एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे एमसीक्यूज हम इन क्लासों में डील करने वाले हैं। तो ये क्लास सिर्फ ये मत सोचे कि सिर्फ एआईबी के स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल रहेगी, बल्कि जो बच्चे जुडिशियरी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इस तरीके से तैयार किया है ताकि आप दोनों, चाहे जुडिशियरी के हैं आप या आप एआईबी से हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासें हेल्पफुल रहेंगी। इनमें हम सारे सब्जेक्ट डील करने वाले हैं, वो भी विद एक्सप्लेनेशन, यानी उनको समझ के कि ये हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज अपनी एआईबी की एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो आज की हमारी क्लास है यानी हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हमारे सब मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे, यानी बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इन सबके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए, एआईबी के लिए नहीं, बल्कि जो बच्चे जुडिशियरी का एग्जाम दे रहे हैं ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए, आप मुझे आंसर दीजिए और जितने आंसर आपके ठीक होते हैं वो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी ये रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन हमसे क्या कहता है? अंडर द भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023, when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner if it were done by him alone. Which section deals with, यानी आपको बताना होगा कि किस सेक्शन में दिया गया है। हिंदी में देखना है, हिंदी में देख लीजिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा उन सभी के सामान्य इरादे यानी कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि वे अकेले उसके द्वारा किया गया। यह किस धारा से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमारा बीएनएस से है और अभी हमने अपनी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज कंप्लीट की है। यानी जिन बच्चों ने वो सीरीज देखी है और अच्छे से पढ़ी है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान रहेगा। तो आप मुझे आंसर बताइए। चलिए, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा सेक्शन 34 यानी बीएनएस का, और ऑप्शन बी सेक्शन 3 का क्लॉज 5, सी सेक्शन 120 ए, और आपका डी यानी सेक्शन 149। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन से सेक्शन के अंदर कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो आप पहले आंसर आप दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी आपका सेक्शन 3 का क्लॉज 5 ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ मैंने आपको देखिए पूरे आंसर और आंसर के साथ उनके एक्सप्लेनेशन, यानी ये आंसर कहाँ से आया ये भी आपको यहाँ दिया गया, और इसी में आपको आईपीसी भी दी गई है ताकि आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाए। यानी ये एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यूज नहीं रहेंगे, बल्कि आपके लिए हेल्पफुल नोट्स की तरह यूज होंगे। यानी पुराने सेक्शन आईपीसी में कहाँ थे? सेक्शन 34, और नए सेक्शन में ये कहाँ आया है? 3 के क्लॉज 5 में रखा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अंडर सेक्शन 63 ऑफ बीएसए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस? यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य है, यानी कौन सा आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपका बीएसए से है। चलिए, इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका कहता है ओरल टेस्टिमनी ऑफ द क्रिएटर यानी निर्माता का मौखिक बयान। बी आपसे क्या कहता है? अ सर्टिफिकेट साइन बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द डिवाइस यानी उपकरण के प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र। सी आपसे कहता है वेरिफिकेशन बाय अ साइबर पुलिस ऑफिसर यानी साइबर पुलिस अधिकारी द्वारा सत्यापन। और डी आपसे कहता है नो सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड अंडर बीएसए यानी बीएसए के तहत किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा।
देखिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हमारा बी रहेगा, यानी अ सर्टिफिकेट साइन बाय अ पर्सन इज चार्ज ऑफ डिवाइस, यानी उपकरण के प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका भी आंसर ही है रहा, आपको इसमें भी हाई पे सब कुछ मिल जाएगा, यानी एविडेंस एक्ट भी आपको दिखाई देगा कि एविडेंस एक्ट में ये कहाँ था और आपके बीएसए में ये कहाँ आ गया, तो यानी दोनों सेक्शन यहाँ पे आपके मेंशन किए गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 3 जो हमारा बीएनएसएस से। अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व्हेन अ केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड इट appear to the magistrate that the offence is terrible exclusive by the court of the session by the magistrate shall commit the case under which section, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के जब कोई मामला पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किया जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, तो मजिस्ट्रेट किस धारा के तहत मामले को कमिट करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, और ये आंसर आपको दिख गया, सॉरी, और इसका ऑप्शन है सेक्शन 209, इसका बी सेक्शन 232, ऑप्शन सी 323 या ऑप्शन डी 328। आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा क्या कहने वाला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा ऑप्शन बी, यानी 232। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें हमारे अगर बात करते हैं सीआरपी से, तो सीआरपीसी में 209 में था, और अगर हम बात करते हैं आईपीसी हमारे बीएनएसएस उसमें ये कहाँ है 232 में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा सीपीसी से क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी 1908 टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्नलिखित में से किस मामले में आदेश 39 नियम 1 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा यानी टेम्पररी इंजंक्शन दी जा सकती है। अब आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए व्हेन द प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड डैमेज और अल्टरनेटेड, यानी जब विवादित संपत्ति के नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने, स्थानांतरित होने का खतरा हो। बी व्हेन द डिफेंडेंट threatens to remove to dispose of the property to default creditors, यानी जब प्रतिवादी लेनदारों को धोखा देने के लिए अपनी संपत्ति को हटाने या बेचने की धमकी देता है। सी आपसे क्या कहता है, सी आपसे कहता है when the defendant threaten to dispose the plaintiff, यानी जब प्रतिवादी वादी को बेदखल करने की धमकी देता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी आपके सारे। तो अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप सारे ऑप्शन देख लीजिए और मुझे इसका आंसर दीजिए कि आदेश 39 नियम 1 के तहत टेम्परेरी इंजेक्शन कब दी जाती है, यानी इन कौन सी कंडीशन में दी जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, यानी इन सभी चीजों पे टेम्परेरी इंजेक्शन दी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा सभी की देखिए समरी आपको मिलेगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, यानी समरी पूरी इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये क्लास सिर्फ आपकी एमसीक्यू सीरीज नहीं है बल्कि आपके लिए एक नोट्स की तरह हेल्प करेगी। हमारी जितनी भी क्लास आएंगे वो आपको इसी तरह से मिलेंगी ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हो और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 हमारा क्या कहता है, द रिट ऑफ सर्श्योरी कैन बी इशूड बाय अ हाई कोर्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी उच्च न्यायालय द्वारा सर्श्योरी की रिट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी की जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आंसर दे। नंबर ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ। बी इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरणी या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ। ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी केवल कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ। डी ओनली प्राइवेट कंपनी, केवल निजी कंपनियों के खिलाफ। अब आप बताएंगे मुझे कि सर्श्योरी रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, ये आप मुझे आंसर बताइए।
आप अपने आंसर कमेंट में देते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक होते हैं। देखिए अगर इसका और राइट आंसर देखिए तो इसका राइट आंसर हमारा बी रहने वाला है। यानी इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी यानी अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य न्यायिक अधिकारों के खिलाफ क्या की जाती है, सर्चोरी रिट जारी की जाती है। अगर आपको रिट समझ नहीं आती कि रिट 5 तरह की होती है और वो कौन कौन सी होती है, वो कहाँ और कैसे यूज की जाती है, तो आप हमारे चैनल पर रिट से रिलेटेड क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैंने 5 रिट को बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें देखिए इसकी आपको इसको मैंने इसमें यहाँ पे समझाया भी है, आपको लिख के भी दिया है स्पेशली कि ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सर्चोरी रिट कब और कहाँ यूज की जाती है। तो आप इन एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 हमारा एक प्रॉब्लम बेस्ड है, इसको पढ़ लेते हैं। ए एंड बी ड्यू टू ओल्ड एनिमी suddenly meet in a market and entered into a heated argument which soon turned into a fair fight। यानी उनके बीच में क्या हो जाती है, फेयर फाइट हो जाती है। both were armed with Rithik and cast previous hurt to each other. A pleaded to right to private descent decide the liability। यानी ए और बी दुश्मनी के कारण अचानक एक बाजार में मिले और उनके बीच क्या हो गई, तीखी बहस हो गई, जो जल्दी फियर फाइट यानी मुफ्त में लड़ाई में बदल गई। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने लाठियों से लाठियां ली और एक दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाई। ए ने निजी यानी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का तर्क दिया, दायित्व का निर्धारण करे कि क्या ये पॉसिबल है और नो। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमसे कहता है ए इज नॉट गिल्टी बिकॉज ही वाज एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी ए दोषी नहीं है क्योंकि वह अपने निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। बी क्या कहता है, इन अ फेयर फाइट नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू एंटायर पार्टी, हेंस बोथ आर लायबल फॉर देयर इंडिविजुअल एक्ट, यानी मुफ्त में लड़ाई किसी भी पक्ष को निजी रक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होता, इसलिए दोनों अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। सी क्या कहता है हमसे, ऑप्शन सी कहता है कि ओनली बी इज गिल्टी एज ए एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस, यानी केवल बी दोषी है क्योंकि ए ने आत्मरक्षा में काम किया है। डी हमसे क्या कहता है, बोथ आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी बिकॉज इट वाज ए म्यूचुअल फाइट विदाउट प्री प्लानिंग, यानी दोनों को आपराधिक दायित्व से छूट दी गई है क्योंकि ये है बिना पूर्व योजना के आपसी लड़ाई की गई है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या प्राइवेट डिफेंस का ऑफेंस तो राइट मिलना चाहिए या प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलना चाहिए, यानी आपको ये चीजें मुझे बतानी होंगी, यानी इनमें से आपके हिसाब से आंसर क्या सही मैच करता है। देखिए अगर इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी इन अ फेयर फाइट नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू एंटायर पार्टी, हेंस बोथ आर लायबल फॉर देयर इंडिविजुअल एक्ट, यानी मुफ्त में लड़ाई में किसी भी पक्ष को निजी रक्षा का अधिकार नहीं होता। अब क्यों नहीं होता ये सुनिए। देखिए प्राइवेट डिफेंस का हमें कब मिलता है अधिकार, प्राइवेट डिफेंस का हमें तब मिलता है अगर सामने वाला हम पे कर रहा है और हमें अपनी जान या माल दोनों में से किसी चीज का खतरा हो, यानी या तो हमारी संपत्ति को हार्म हो रहा है या हमें हार्म हो रहा है, और जब हमें ऐसा लगे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तब हम अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं। बट जब दोनों ही पार्टी यानी ए और बी दोनों ही आपस में लड़े, दोनों ने एक दूसरे को मारा पीटा, तो यहाँ पे किसी को भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन 7। ये सब मैंने इसमें समरी में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसे एक बार जाके पढ़ सकते हैं ताकि आपको जुडिशरी एनालाइज के साथ बताया हुआ है। तो क्योंकि हम अगर सारी चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाए, तो आप इसे जाइए और समरी को एक बार पढ़ लीजिए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 हमसे क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज इन्वॉल्व द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच पावर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच लैंडमार्क जजमेंट, यानी क्यूरेटिव पिटिशन यानी उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की किस शक्ति यानी अनुच्छेद के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय में विकसित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएं। इसका ऑप्शन है आपसे कहता है आर्टिकल 136 इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बी आपसे कहता है आर्टिकल 142 इन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा।
ऑप्शन सी आपसे कहता है आर्टिकल 137 केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एंड ऑप्शन डी आपसे कहता है आर्टिकल 141 इन इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी इंदिरा स्वर्ण का है, आपका केशवानंदा भारती का है, रूपा अशोका का है या मेनका गांधी का है। आंसर बताएं। देखिए जी, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 142 इन रूपा अशोका होर्रा वर्सेस अशोका होर्रा के तहत ये ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इसकी समरी है, आप इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें देखिए सब चीज बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा यानी कब दिया था, ये 2002 का है। ये चीजें याद रखिए। ये सिर्फ ये जो समरी है ना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके कहाँ जुडिशरी में यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको इनके इतने अच्छे से डिफाइन करके आपको दिया है ताकि आपके एग्जाम में इनसे हेल्प हो सके। फिर मैं जस्टिस को सिक्योर करने के लिए आर्टिकल 142 यानी कंप्लीट जस्टिस करने के इनहेरेंट पावर का उपयोग करते हुए कैलकुलेटिव पिटीशन को कॉन्सेप्ट दिया था, जो रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद आखिरी रास्ता होता है। तो इस चीज को भी आप रखें क्योंकि कई बार यही आ जाता है कि ये जो केस है कौन से सन का, तो इन चीजों को पढ़िए। ये समरी सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 8। अब हमारा क्वेश्चन 8 क्या कहता है, देखिए आज से पहले भी आपने बहुत सारी एमसीक्यूज क्लासेस की है, वहां पे हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं, पर वो एमसीक्यूज का वो जो हमारा क्वेश्चन है उसको डिटेल में मैंने विद एनालाइज यानी विद समरी, उस आंसर की समरी निकाल के यहाँ पे इसीलिए दिए ताकि आप लोगों का देखे, जो आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अपनी तरफ से इतनी कोशिशें करते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा दिया जाए ताकि आपका एग्जाम एक ही बार में क्लियर। तो प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि समरी को इनकी जरूर पढ़िए ताकि आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारा सीपीसी से क्वेश्चन, अंडर एक्सप्लेनेशन 4 of section 11 of CPC, any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in a former suit but was not shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. This is known as, यानी हिंदी में देख लीजिए इसको, सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 के तहत कोई भी मामला जिसे पूर्ववर्ती वाद में रक्षा या हमले का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए लेकिन नहीं बनाया गया, उसे ऐसे वाद में प्रत्यक्ष और सारस विवादित मामला माना जाएगा। इसे किस रूप में जाना जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए इसका एक्चुअल रेस जुडिकाटा। अब ये रेस जुडिकाटा आपको कौन से सेक्शन में दिया है सीपीसी के, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि इससे क्या होता है, इससे हमारी तैयारी और ज्यादा हो जाती है। यानी हम जब एक क्वेश्चन करते हैं उसमें 4 क्वेश्चन हमारे और निकल आते हैं, उससे क्या होता है हमारी तैयारी और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूटिव रेस जुडिकाटा यानी रचनात्मक प्रन्यास। ऑप्शन सी सब जुडिस मैटर यानी विचाराधीन मामला। और ऑप्शन डी रूल ऑफ एक्सटॉपल यानी बंद का नियम। अब आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन बी यानी कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा यानी रचनात्मक प्रन्यास। अब ये रेस जुडिकाटा कहाँ दिया गया, ये आपको सीपीसी के सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन 9। समरी सभी की है, इन्हें जरूर पढ़िएगा क्योंकि हम सारे यहाँ पे हम इन सबको डिस्कस नहीं कर सकते, क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 9 हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्टिमनी और अकम्प्लिश एंड इट्स कोरोबेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सह अपराधी यानी अकम्प्लिश की गवाही और उसकी पुष्टि यानी कोरोबरेशन के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ये आंसर दें। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए an accomplish is unworthy of credit unless corroborated in material particulars and a conviction based solely on such corroborated testimony is illegal, यानी एक सह अपराधी साक्ष्य के योग्य नहीं है जब तक कि भौतिक विवरणों में उसकी पुष्टि न हो और केवल ऐसी पुष्टि वाली गवाही के आधार पर दोष सिद्धि अवैध है।
बी क्या कहता है, अनअकम्प्लिश इज अ component witness and a conviction is not illegal merely because is it proceed upon the corroborated testimony of an accomplice, यानी एक सहअपराधी एक सक्षम गवाह है और दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि यह एक सहअपराधी की पुष्टि वाली गवाही पर आधारित है। ऑप्शन सी हमसे क्या कहता है, ऑप्शन सी हमसे कहता है court never convicted an accused on the sole testimony of an accomplice, यानी न्यायालय कभी भी एक सहअपराधी की गवाही पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराता। ये आपसे क्या कहता है, Accomplished evidence must always be corroborated by at least two independent witnesses, यानी सहअपराधी के साक्ष्य की पुष्टि हमेशा कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा दी जानी चाहिए। आप फिर से एक बार सारे इसके ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या है ये आप मुझे बता दीजिए। यानी इनमें से अब आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो एक अपराधी यानी एक अपराधी की गवाही को उसकी पुष्टि के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी an accomplice is component witness and a conviction is not illegal merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बारे में क्या आपको पढ़ना है आराम से पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन 10 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन 10 के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 हमसे कहता है सेक्शन 482 ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी, किसका है ये, हमारा ओल्ड सीआरपीसी। इस चीज को हम हाईलाइट कर लेते हैं। नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू बीएनएसएस, यानी जो अब कहाँ पे चेंज हो चुका है हमारा बीएनएसएस में, सेविंग द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, यानी पुरानी सीआरपीसी की धारा 482 बीएनएस के अनुरूप जो उच्च न्यायालय की इनहेरेंट पावर को बचाती है का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। और आपको ये भी बतानी है कि सीआरपीसी की जो धारा 482 है बीएनएसएस में अब कहाँ आ गई है, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ए क्या कहता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए कहता है टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर द कोड, यानी संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए। बी टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। सी कहता है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए। डी आपसे कहता है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी के लिए। आंसर बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या कहने वाला है। देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है, देखिए आपके लोगों का फेवरेट आंसर है, यानी हमारा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही इसके सही आंसर होंगे। ये इसकी समरी है, आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन 11। अब हमारा क्वेश्चन 11 क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन person to be intending to kill him but due to medical aid we survive। आंसर दें, इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर ऑप्शन ए अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑप्शन बी हर्ट, ऑप्शन सी नो ऑफेंस, ऑप्शन डी ग्रीवियस हर्ट। हिंदी में देख लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने चेंज कर दिया इसका तरीका, इसको हिंदी में देख लीजिए। ए बी को मारने के इरादे से जहर देता है लेकिन इलाज से बी बच जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, पहले तो यही बताइए कि कौन से सब्जेक्ट का। सीधी सीधी बात है, हमारा बीएनएस से लिया गया क्वेश्चन नहीं है। ए हत्या का प्रयास, बी साधारण चोट, सी कोई अपराध नहीं और डी गंभीर चोट। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि ए बी को मारने के इरादे से क्या देता है, जहर देता है, लेकिन बी इलाज से बच जाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे भले ही पहले हम इसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए ने क्या किया, ए ने बी को जहर दिया, क्यों दिया, क्योंकि उसका जो इरादा यानी उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी इंटेंशन तो यही थी कि बी मर जाए। लेकिन क्या हुआ कि बी को ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट से वो बच गया। बट ए ने यहाँ पे क्या ऑफेंस किया, क्या कोई अपराध नहीं किया, क्या सिर्फ ग्रीवियस हर्ट था या कोई हर्ट था या हत्या का। यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है आपका अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी यहाँ पे हत्या का प्रयास किया गया। चाहे वो बच गया वो उसकी किस्मत है, पर उसने क्या किया है, यहाँ पे हत्या का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पे। हमारा क्वेश्चन 12 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन 12 हमसे कहता है अ डिसऑनेस्टली रिमूव प्रॉपर्टी फ्रॉम बीज
possession but return it before B notice। यानी इसमें क्या कहता है, हिंदी में देख लीजिए, बी की संपत्ति, ए बी की संपत्ति बेईमान से लेता है लेकिन बी को पता चलने से पहले ही वापस करता है। तो क्या अब उसने कैसा अपराध किया है बताइए? नो ऑफेंस, थेफ्ट, कंप्लीट अटेम्प्ट ओनली, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? यानी उसने क्या किया, ए ने क्या किया, ए ने बी की संपत्ति को क्या लिया, बेईमानी से लिया, लेकिन बी को पता चलने से पहले उसने क्या किया, अपना उस चीज को वापस कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, थेफ्ट का ऑफेंस किया। भले ही वो उसे वापस कर दे पर उसने ऑफेंस तो थेफ्ट का ही किया है क्योंकि उसने चीज तो चुराई ही थी। नेक्स्ट आ जाते हैं 13 पे। 13 हमसे क्या कहता है, आराम से 13 कहता है ए थ्रेटन्स बी बाय इंजरी टू बॉडी एंड कंपेल हिम टू डिलीवर प्रॉपर्टी इमीडिएटली। यानी उसने क्या किया है, ए बी को शारीरिक नुकसान की धमकी देकर तुरंत संपत्ति दिलवाता है। यानी उसको क्या किया इसने, अब यहाँ पे उसने उसे क्या दी, धमकी दी, किस चीज की, शारीरिक नुकसान की, यानी उसके बॉडी को इंजर्ड कर देगा कुछ भी, तो उसने क्या की, धमकी दी। तो ये अपराध किस श्रेणी में जाता है, अब आपको मुझे ये बताना है कि इसने इसको क्या अपराध किया है। यानी इसने क्या किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या चीटिंग। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बस यहीं तक। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है डकैती या लूट। यानी उसने क्या किया है, अगर बी को धमकी दे, शारीरिक नुकसान को धमकी देकर तुरंत संपत्ति को क्या कहा, दिलवाता है। यानी उसको क्या किया, तो उसने क्या किया, उसके साथ लूट की है। एक मिनट, मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन है, एक मिनट रुक जाइए। नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं 14। 14 हमसे क्या कहता है, 14 कहता है ए इंटेंशनली कॉज इंजरी टू बी नोइंग बी इज अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। यानी ए क्या कर रहा है, ए जानबूझकर बी को चोट पहुंचाता है और जानता है कि बी ड्यूटी पर लोक सेवक है। तो अब उसने कौन सा अपराध किया है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इनहेरेंट पनिशमेंट ऑफेंस या नो ऑफेंस। बताइए उसने कौन सा अपराध किया है, उसने साधारण चोट, गंभीर चोट, आपराधिक दंड वाला अपराध या कोई अपराध नहीं। बताइए 14 का आंसर हमारा क्या रहने वाला है? उसने अपराध किया है हमारा अधिक दंड वाला अपराध, यानी इनहेरेंट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस। क्योंकि उसने क्या किया है, जानबूझकर बी को चोट पहुंचाता है और जानता है कि बी क्या है, ड्यूटी पर लोक सेवक है, और एक लोक सेवक को उसकी ड्यूटी पर नुकसान पहुंचाना क्या है, अधिक दंड वाला अपराध माना गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन हमारा 15। क्वेश्चन 15 हमसे क्या कहता है, ये सारे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम बेस्ड है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एआईबी के पेपर में या जुडिशरी में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये आज के हमारे फर्स्ट क्लासेस में इसलिए सारे मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आसान भी हैं और टफ भी हैं। 15 कहता है ए एग्री बी टू कमिट एन इलीगल एक्ट बट नो स्टेप इज टेकन फर्दर, नो ऑफेंस, अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट। हिंदी में देख लीजिए, ए बी के साथ अवैध कार्य करने का समझौता करता है लेकिन आगे कोई कदम नहीं उठाता। समझौता किया है पर क्या किया है उसने, अभी आगे कोई कदम नहीं उठाया। तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? किस तरह अगर किया है तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है, ये आप मुझे बताइए। इसमें क्या कहता है, वो कौन सा हो गया, कोई अपराध नहीं किया, दुष्प्रेरण किया, आपराधिक साजिश किया, प्रयास किया। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है क्योंकि उसने क्या किया, षड्यंत्र को रचा है ना, यानी अवैध कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचा है, यानी समझौता क्यों तो किया है, भले ही उसमें आगे कोई कदम नहीं उठाया। और जब हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आप समझौता कर लेते हैं, षड्यंत्र रच लेते हैं, भले ही आप उसको अंजाम दे या ना दे, पर वो आपका क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ए शूट एट बी इंटेंडिंग टू किल, बी डाइज बट इट इज प्रोवाइड दैट वाज ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंसी लेटर। अब ए ने क्या किया है, ए ने बी को मारने के इरादे से गोली चलाता है, बी की मृत्यु होती है लेकिन बाद में साबित होता है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई है। तो अब इसमें यहाँ पे कौन सा ऑफेंस लगेगा, मर्डर का लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, नो ऑफेंस, हर्ट होगा। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर हमारा रहेगा अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि देखिए चाहे वो नेग्लिजेंसी
डॉक्टर की लापरवाही से मरा है। पर उसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उसमें गोली चलाई गई है ए के द्वारा, यानी ए ने क्या किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, बी को मारने की साजिश की। अब उसकी जो मृत्यु है वो भले ही डॉक्टर की लापरवाही से हुई है तो वो एक अलग मैटर होगा। अगर यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है तो इसमें जो ए को सजा मिलेगी वो अटेम्प्ट टू मर्डर की मिलेगी, क्योंकि उसका जो इरादा था, उसकी इंटेंशन थी बी को मार डालने की, इसीलिए उसने क्या किया था, उस पर अटेम्प्ट किया था। तो ये ऑफेंस कौन सा होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 17। 17 हमसे क्या कहता है, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलीविंग इट टू बी हिज बट हिज बिलीफ इज अनसाउंडेबल, यानी तो इसने कौन सा ऑफेंस किया, थेफ्ट किया, नो ऑफेंस है, सिविल रॉन्ग ओनली या मिसचीफ, यानी ये संपत्ति लेता है यह सोचकर कि वह उसकी है लेकिन उसका विश्वास अविवेकपूर्ण है। तो उसने क्या किया, चोरी की, कोई अपराध नहीं किया, या केवल सिविल गलत किया है, या फिर शरारत की है, मिसचीफ किया है, बताइए क्या करा। इसका राइट आंसर रहेगा आपका थेफ्ट, यानी उसने क्या की है, चोरी की है, क्योंकि भाई संपत्ति ले रहा है, चाहे उसे उसका इंटेंशन कुछ भी हो, पर वो अगर किसी की कोई चीज ले रहा है, चाहे वो ये सोच के ले रहा है कि ये मेरी है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई दो चीजें रखी हैं, एक आपकी एक मेरी, और मैं उनमें से उठा के ले जा रही हूँ ये सोच के कि ये तो मेरी है, तो क्या वो चीज मेरी हो जाएगी, अरे वो चीज मुझे, जो ये सोचना अलग बात होती है पर होना अलग बात होती है। तो यानी अगर आप किसी की कोई चीज उठा के ले जा रहे हैं तो वो क्या मानी जाती है, वो चोरी मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 18। 18 हमसे क्या कहता है, ए थ्रेट बी विद इमीडिएट डेथ एंड टेक्स प्रॉपर्टी। ए क्या कर रहा है, बी को तुरंत मृत्यु की धमकी देकर क्या ले रहा है, संपत्ति लेता है। अब इसने कौन सा ऑफेंस किया, देखिए इस चीज को जब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था, इसको हमने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही आसान से एक एक चीज के साथ पढ़ा था, यानी हमने इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन से सेक्शन में दिया गया। अब क्योंकि यहाँ से ही आपकी क्या होगी, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है, आपको जो एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, क्रिमिनल इंटीमेशन है, थेफ्ट है, इन चारों के आप मुझे सेक्शन भी बताइए, ताकि इससे क्या होगी, देखिए आप ही की पढ़ाई में अच्छी होगी। तो बताइए इसने कौन सा अपराध किया, एक्सटॉर्शन किया, रॉबरी किया, क्रिमिनल इंटीमेशन है, थेफ्ट। यहाँ क्या किया जा रहा है, तुरंत धमकी देकर क्या किया जा रहा है, संपत्ति को वापस ले जा रहा है। तो जहां तुरंत धमकी दी जाती है और संपत्ति दी जाती है वो कौन सा ऑफेंस होता है, वो आपका रॉबरी का ऑफेंस होता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, ए एग्री विद बी टू कमिट अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, यानी ए बी के साथ क्या करता है, एक वैध कार्य को अवैध तरीके से करने का समझौता करता है। अब इसने क्या किया, एक वैध कार्य को किया है, किस तरीके से, अवैध तरीके से, यानी वो कार्य तो कैसा है, वैध है, बट उसमें कर कैसे रहा है, अवैध तरीके से, यानी इलीगल तरीके से। तो ये ऑफेंस कौन सा है बताइए, नो ऑफेंस है, अबेटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अटेम्प्ट है। इसका तो आप सभी को पता ही होगा, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि जब हमने क्लास में से डिस्कस किया था तो बहुत ही अच्छे से किया था, एक एक चीज समझे इसके फैक्ट्स क्या क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन 20। 20 क्या कहता है, ए मेक्स अ डॉक्यूमेंट एंड साइन इट इन अनदर पर्सन नेम्स विदाउट अथॉरिटी। तो उसने कौन सा ऑफेंस किया, चीटिंग, फोर्जरी, इम्प्रेजेशन या नो ऑफेंस, बताइए। एक किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बिना अधिकार दस्तावेज बनाकर हस्ताक्षर करता है, तो ये कौन सा, क्या किया उसने ऑफेंस, धोखा का किया है, जालसाजी किया है, प्रतिरूपण किया है, कोई अपराध नहीं किया, बताइए इसने कौन सा ऑपरेशन, कौन सा अपराध किया। देखिए इस सेक्शन, इसके बारे में, ये हमारा ऑफेंस कौन सा, ये हमारा इम्पर्सोनेशन का है, यानी जो व्यक्ति हम नहीं है उसे बनकर अगर हम क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो ये हमारा कौन सा ऑफेंस होता है, इन इम्पर्सोनेशन का ऑफेंस होता है, यानी प्रतिरूपण का। नेक्स्ट आ जाते हैं 21। 21 हमसे क्या कहता है, A voluntarily intoxicate himself and commit an offense require intention, यानी ए खुद नशा करता है और फिर ऐसा अपराध करता है जिसमें इरादा आवश्यक है, कैसा है, यानी नो लाइबिलिटी, फुल लाइबिलिटी, पार्शियल डिफेंस या नेग्लिजेंसी ऑफेंस, यानी इसमें क्या है, कोई दायित्व है, पूर्ण दायित्व है, आंशिक है या लापरवाही है, बताइए।
यानी ए ने क्या किया, देखिए नशा किया। कई बार क्या होता है, हम ये कहते हैं कि नशा करने पर अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में, बट उसे इस चीज का बेनिफिट कब मिलता है, उसे इस चीज का बेनिफिट तब मिलता है अगर उसे इंटॉक्सिकेशन यानी कोई नशे की चीज किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई हो और उसमें वो आके कोई ऐसा अपराध करे जिसमें क्या है, उसका इरादा आवश्यक है। यानी अगर वो सामने वाले को मार रहा है और वो मार कैसे रहा है, खुद पहले नशा किया फिर मारते हैं, तो यहाँ पे तो ऑफेंस हुआ है ना। यानी अब इसमें क्या है, उसकी फुल्ली लाइबिलिटी है, क्योंकि उसकी जो गलती है वो उसकी अपनी है। नशा उसने खुद ने किया और पूरे अपने इरादे से किया कि हाँ मुझे तो इस व्यक्ति को मारना। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी फुल लाइबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं 22। 22 हमसे क्या कहता है, ए कॉज डेथ अंडर ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन। ए क्या करता है, कॉज डेथ कॉज करता है। कैसे करता है, ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके। तो ये क्या माना जाएगा आपका, मर्डर माना जाएगा, नो ऑफेंस माना जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या हर्ट। आंसर बहुत आसान है, जल्दी से बताएं कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्योंकि देखिए जब क्या होता है, कोई व्यक्ति गंभीर उकसावे में यानी अचानक और गंभीर यानी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आके किसी को मार देता है। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि दो व्यक्ति की आपस में लड़ाई हुई और दूसरे व्यक्ति दूसरे वाले को इतना प्रोवोक कर देता है, इतना प्रोवोक कर देता है कि उसको गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि उसे खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, वो कोई लोहे की छड़ उठा के उसके सर में मार देता है। अब यहाँ उसका इरादा तो नहीं था ना उसको मारने का, पर मरा तो है, यानी मर्डर तो हुआ। तो ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, यानी ये उकसावे में आकर उसने किसी की क्या किया, मृत्यु कारित की है। तो इसको हम मर्डर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 23। 23 क्या कहता है, ए इंस्टिगेट बी टू कमिट मर्डर, बी कमिट सुसाइड इंस्टेड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ए बी को हत्या के लिए उकसाता है लेकिन बी आत्महत्या कर लेता है। अब ए ने उसे क्या किया, हत्या के लिए उकसाया। अब यहाँ क्या किया, अबेटमेंट हुआ है। किस लिए, अब उसने तो उसे अबेट किया, उसने क्या किया, उसने अपनी डेथ की कोशिश कर ली। तो ये कौन सा ऑफेंस होगा, नो ऑफेंस रहेगा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड रहेगा, अबेटमेंट ऑफ मर्डर रहेगा, अटेम्प्ट रहेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या करता है, अबेट करता है, और उसके अबेट करने से वो ऑफेंस क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो वो किस में काउंट होता है, वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में काउंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 24। 24 क्या कहता है, अ कंसील अ पर्सन नोइंग ही हैज कमिटेड मर्डर, नो ऑफेंस, हार्बरिंग ऑफेंडर, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी। यानी एक व्यक्ति को छुपा एक व्यक्ति को छुपाता है यह जानते हुए कि उसने हत्या की है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा, इसका राइट आंसर क्या है आपका। बताइए ये कौन सा आंसर रहेगा इसका आपका। यानी एक व्यक्ति को छुपाता है, और छुपाता है कि क्यों है, कि उसने बहुत अच्छे से पता है उसे कि उसने क्या किया, उसने हत्या की है। अरे भाई ये कौन सा ऑफेंस है, ये आपका हार्बरिंग ऑफेंडर है, यानी अपराधी को शरण देना। एक मिनट हम इसको कर लेते हैं 24, एक सेकंड। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट, आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। अपन हमने आज की क्लास में अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। कल की क्लास में हम इसी तरह मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे, और उसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट पे अपने क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट की, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने सिर्फ एक एक सब्जेक्ट में, जिसमें हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट लेने वाले हो हम अपना सीपीसी लेंगे, क्योंकि सीपीसी में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 25 क्या कहता है, ए प्रिपेयर टू कमिट डकैती बट इज अरेस्टेड बिफोर एक्सिक्यूशन। यानी ए डकैती की तैयारी करता है लेकिन उससे पहले ही क्या कर, वो पकड़ा जाता है। तो अब उसने क्या कोई ऑफेंस किया है, नहीं किया, बताओ। ऑप्शन देखो, ए क्या कहता है, नो ऑफेंस, बी कहता है प्रिपरेशन पनिशेबल, सी कहता है अटेम्प्ट, और डी कहता है कॉन्स्पिरेसी ओनली। बताइए अब इसका राइट आंसर हमारा क्या रहना है।
इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कोई अपराध नहीं, तैयारी, दंड, न्याय या प्रयास, या केवल डी यानी केवल साजिश। क्या किया है इसने? इसने की है प्रिपरेशन पनिशेबल, यानी उसने क्या किया है? अपराध किया। उसने क्या करी? तैयारी की है। चाहे उस दिन देखिए, जब हमने इसे रॉबरी, हमने इसे डकैती को पढ़ा था, तो हमने इसे क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति डकैती की तैयारी भी करता है, भले ही वो उसको अंजाम दे या न दे, यानी चाहे वो पकड़ा जाए, चाहे भाग जाए, या खुद से वो पीछे हट जाए, बट अगर उसने किसी चीज से इस तरीके से कोई तैयारी की है, तो वो ऑफेंस माना जाएगा और उसको सजा डकैती के ही अपराध की जैसे उसने वो अपराध किया है। तो ये यहाँ पे आज की हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट, यानी आज की क्लास में हमने अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास हमारी कल रहेगी। जो बच्चे एआईबी या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासों में जरूर आइए, और आपको अगर क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, शेयर करना बहुत जरूरी, क्योंकि जो बच्चे इन क्लासेस की वेट कर रहे हैं, यानी जिन्हें इनकी नीड है, ये क्लासें उन तक पहुंचना जरूरी है। तो आप शेयर करेंगे तो देखिए, आपके शेयर करने से हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much.